जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, या यूं कहें कि मरने वाले व्यक्ति के समान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे समान हैं जिनका उपयोग परिजन को नहीं करना चाहिए। मृत्यु उपरांत आत्मा 13वीं तक धरती पर रहती है। इस दौरान मृतक की आत्मा को भोजन दिया जाता है। इस भोजन से मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा हेतु बल मिलता है। अंतिम दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा मोह त्याग कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों का दान कर दिया जाता है। हालांकि महंगी चीजों को लोग घर में रख लेते हैं। अनजाने में लोग इन चीजों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। इसकी पूरी जानकारी धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में निहित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है और कब शरीर धारण करती है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। निश्चित अवधि के पश्चात आत्मा शरीर बदलती है। व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जीवात्मा के साथ जाता है। कर्मों के अनुरूप ही व्यक्ति का प्रारब्ध लिखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है। इन चीजों का न करें इस्तेमाल। गरुड़ पुराण में निहित है कि मृतक व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा आकर्षित होती है। ऐसी परिस्थिति में उपयोग करने वाले व्यक्ति के सपने में मृतक बार बार आते हैं। मृतक की घड़ी बुरे समय को दर्शाती है। घड़ी के इस्तेमाल से पितृ दोष लगता है। अगर भूलवश मृतक की घड़ी रह जाती है तो बहती जलधारा में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में गाड़ दें। धर्मशास्त्रों की माने तो मृतक के आभूषणों या गहनों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मृत व्यक्ति के गहने पहनने या इस्तेमाल करने से पितृ दोष लगता है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा करने से मृतक की आत्मा आकर्षित होती है। अगर मृत व्यक्ति ने उपहार में दिया है तो पहन सकते हैं। अगर उपहार में नहीं दिया है तो निशानी के रूप में रख सकते हैं। शास्त्रों में निहित है कि मृतक व्यक्ति को अपने कपड़ों से अधिक लगाव रहता है। शरीर छोड़ने के बाद भी मृतक की आत्मा मोह में बंधी रहती है। इसके लिए मृतक व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल न करें। अगर घर में मृतक व्यक्ति के कपड़े हैं तो जरूरतमंदों को दान कर दें। इससे मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग सही नहीं बताया गया है। माना जाता है कि जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हमें बहुत दुर्हक होता है। हम उनसे जुड़ी हुई चीजों को संभाल कर रखते हैं। कुछ लोग मृतक के कपड़ों को भी पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा करना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना सकता है। जब हम उन वस्तुओं और कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं तब हम अपने प्रियजन को और ज्यादा याद करते हैं, जिससे हमारे मन और दिमाग में उनकी यादें बढ़ जाती हैं। साथ ही हम उनके बारे में सोचने लगते हैं।
इसके कारण हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। किसी प्रियजन की मृत्यु से निपटना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। लेकिन उन्हें खोने पर हमें जो दुख होता है, उसके बाद दूसरा दुख उस व्यक्ति के सामान को व्यवस्थित करना होता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो किसी मृतक प्रियजन के सामान को व्यवस्थित करने के काम को थोड़ा आसान बना सकते हैं। प्रक्रिया की योजना बनाएं। किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उसकी वस्तुओं को देखना कभी भी आसान प्रक्रिया नहीं होती है और इसके लिए योजना और सहायता की आवश्यकता होती है। एक ऐसा दिन चुनें जब आप जल्दबाजी में न हों और उसके बाद कुछ समय आराम करें, क्योंकि आपकी भावनाएं संभवतः आप पर हावी हो सकती हैं। तय करें कि आपके प्रियजन की वस्तुओं के लिए आपके पास कितनी जगह है, या आपको उन्हें परिवार के साथ साझा करने, उन्हें बेचने या दान करने के मामले में उनके स्थानांतरण को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं। और समझें कि आप सब कुछ नहीं रख सकते, ऐसा करना अव्यावहारिक है और कुछ वस्तुएं रखने लायक ही नहीं होंगी। आप जिस क्रम में चीजों को रखना चाहते हैं, उसका एक मोटा अंदाजा लगा लें। कमरे दर कमरे प्रक्रिया शुरू करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि बिना किसी योजना के शुरू करना भारी पड़ सकता है और इससे अधिक तनाव और उदासी हो सकती है। पर्याप्त समय लो। यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद पर बहुत ज्यादा तनाव न डालें, लेकिन काम को टालना भी नहीं चाहिए। कुछ कामों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी और अक्सर व्यावहारिक कारणों से बड़े फैसले लेने की जरूरत होगी, जिसमें बिल, बैंक खाते और अन्य वित्तीय मामले शामिल हैं। हर कोई शोक से अलग तरह से निपटता है। मृतक प्रियजन की चीजों से निपटने के मामले में कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए काम जल्दी से निपटाना पसंद करेंगे, जबकि दूसरे लोग पूरी प्रक्रिया के दौरान सामान्यता की कुछ झलक बनाए रखने के लिए चीजों से निपटने में अपना समय लेना चाहेंगे। खुद को नियंत्रित रखना और सफाई के सत्रों के बीच में ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है। आप शायद उस व्यक्ति की लगातार यादों में उलझे रहेंगे जिसे आपने खो दिया है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को समझने और अपने दुख से निपटने के लिए समय चाहिए होगा। मदद के लिए पूछना। किसी मृतक प्रियजन के सामान से निपटने के दौरान यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इसे अकेले करना पसंद करेंगे या दूसरों की सहायता से। दोस्त और विस्तारित परिवार अक्सर मदद करने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे। करीबी दोस्त भी मददगार हो सकते हैं, क्योंकि वे स्थिति से कुछ हद तक दूर होते हैं, इसलिए वे आपको निर्णय लेने और कार्य का सामना करने में मदद कर सकते हैं। यदि भावनात्मक वस्तुओं को छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो आप सहायता के लिए किसी प्रियजन को भी बुला सकते हैं। वे न केवल कुछ बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि साथ काम करने के लिए किसी की मौजूदगी अक्सर आपको प्रेरित रख सकती है और आपको बहुत जरूरी भावनात्मक समर्थन दे सकती है। किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद अव्यवस्था को दूर करने से पहले आपको उन प्रियजनों से भी संपर्क करना चाहिए जो मौजूद नहीं हो सकते हैं। उनसे पहले ही पूछ लें कि वे क्या रखना चाहते हैं। यह मुद्दा अक्सर परिवारों में संघर्ष का स्रोत हो सकता है, क्योंकि अक्सर एक वस्तु जिसका एक सदस्य के लिए कोई मतलब नहीं होता है, दूसरे के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक मूल्य हो सकता है। उन्हें समायोजित करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन उचित सीमा के भीतर। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी खुद की जरूरतों का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।